नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर आपको समस्तीपुर से बता दें, जहां एसबीआई की बैंक शाखा में लूटपाट की कोशिश की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको समस्तीपुर से बता रहे, जहां एसबीआई बैंक में लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। मारवाड़ी बाजार शाखा में लूट की कोशिश की गई है और लुटेरे ग्राहक बनकर आए थे। मामला की जानकारी मिलने पर एसपी खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। बैंक के गार्ड और कर्मियों की मदद से एक लुटेरों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। जैसे ही हम लोग बैंक में अंदर आए ना, हम लोग लॉगिन वगैरह कर रहे थे तो दो आदमी आया। एक बोला कि उसको पैसा भेजना है एसबीआई को, तो हम बताया कि चेक काट दीजिए, जमा पर्ची भर दीजिए। दूसरा उधर खड़ा था, बोले क्या काम है, बस उधर चला गया। उसके बाद हम लोग अपना लॉगिन करे थे। उसके बाद अचानक आके मेरे गले पे पता नहीं इधर से आया वो, और अपने गर्दन पे क्या रखा? इतना हमें लगा कि मेरा कोई पहचान वाला होगा जो दीदी बोलेगा। एक सेकंड के लिए समझ में ही नहीं आया कि क्या है। बोला जब कि चाबी निकालो, लॉकर खोलो, तब समझ में आया कि यानी कुछ गड़बड़ है। कितने की संख्या में थे अपराधी? सर हम तो ये दो ही आए थे ना सुबह में, एक को पैसा भेजना था और एक अननोन था। सुबह 10:05 पर हम लोग को सूचना मिली थी कि गोला रोड में एसबीआई की ब्रांच में एक और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे एसपी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे बातचीत करते हैं। विनय जी, क्या कुछ वहां पर हुआ है और जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या तस्वीर आपने देखी? हाँ जी नमस्कार। आज सुबह 10 बजे की घटना है। 10:05 पे हम लोगों को फोन आ गया था, तो तुरंत 2 मिनट के अंदर टाउन थाना की पुलिस, नगर थाना प्रभारी हमारे चंद्रकांत हैं, वो तुरंत पहुंच गए थे। 5 मिनट के बाद हम लोग भी सब लोग पहुंच गए थे। यहाँ पर जो हम लोग को स्पष्ट हुआ कि एक लड़का बैंक डकैती घटना को अंजाम देने के लिए बैंक में घुसा हुआ था, लेकिन तुरंत ही 5 मिनट के अंदर नगर थाना की पुलिस ने, एसएचओ ने उसको जाकर पकड़ लिया। उसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ है। ये लड़का मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये आज से करीब 12 घंटे पहले, कल की बात है, ये अपने घर से भागा हुआ था। इसके घर वालों से भी बातचीत हुई है, कंफर्म हुआ है तो पहली नजर में तनकी लड़का लग रहा है, जो अपने घर से गायब था। ये कक्षा 8 में पढ़ता है, डीएवी का लड़का है और ये अपने घर से निकला हुआ था। और सुबह 4 बजे इसने मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ी, 7 बजे समस्तीपुर पहुंचा। समस्तीपुर पहुंच करके इसने सबसे पहले तो हथियार खोजा और छोटा सा एक चाकू इसने कहीं से खरीदा। चाकू खरीदने के बाद जब बैंक जैसे ही खुला 10 बजे, तो 10 बजे बैंक में सीधा एंट्री लिया है। एंट्री लेने के बाद इसने कैश काउंटर पर जाके बैंक में जो कैश को लूटने की विनय जी, एक और बात की जानकारी दे दीजिए कि वहां पर कितने अपराधी मौजूद थे, कितने अन्य आरोपी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है? इस पूरी घटना में सिर्फ और सिर्फ एक ही अपराधी है जिसने घटना नहीं कर पाए। घटना को प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने पहुंचकर उसको विफल कर दिया। उसको पकड़ लिया, चाकू को बरामद कर दिया। एक भी पैसा नहीं लूटा गया है। सभी बैंककर्मी सुरक्षित हैं। माइनर हल्की सी खरोंच एक बैंककर्मी को आई है, तो उनका भी इलाज करा दिया गया है। वो भी चाकू से माइनर खरोंच आई थी और बाकी सारे लोग सुरक्षित हैं। यहाँ पर हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं, सारी चीजें नियंत्रण में हैं। इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। एसएसएल को हम लोग बुला रहे हैं। यहाँ पर कुछ ब्लड स्टेन भी है, तो हम लोग अब इसको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। विनय जी, इस बात की भी जानकारी दे दी कि अन्य जो आरोपी अभी नहीं आपकी गिरफ्त में, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आगे क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है और कब तक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, ये स्पष्ट हो गया है। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और ये स्पष्ट हो गया, एक ही लड़का था, एक ही अपराधी था जी। वो भी सनकी लड़का है, ये कोई गैंग नहीं चलाता है। ये अकेला व्यक्ति था जो सुबह मुजफ्फरपुर से निकला। इनफैक्ट कल शाम में मुजफ्फरपुर के थाने में इसके पेरेंट्स ने इसकी मिसिंग की सनहा भी कराई है कि ये गायब हो गया है, घर से निकला हुआ था। तो इसका ऐसा कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, कोई गैंग नहीं है इसमें, और कोई अपराधी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक लड़का था जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो समस्तीपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रही थी, जहां एसबीआई बैंक शाखा में लूटपाट की घटना की कोशिश करने की गई। और सीतामढ़ी से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी सीतामढ़ी से, और युवक का शव नदी किनारे फेंक दिया गया था। ये बड़ी जानकारी सीतामढ़ी से आपको दे रहे हैं। युवक की गला रेतकर हत्या करने की खबर सामने आई है। नदी किनारे बंद बोरे से शव बरामद किया गया है। राजवाड़ा निवासी मोहम्मद ताहिर की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है और हाल ही में ये युवक मुंबई से सीतामढ़ी आया था। तो ये बड़ी जानकारी सीतामढ़ी से आपको दे रहे हैं, जहां युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई।
और इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली से आपको बता दें, जहां रुस्तमपुर दियारा इलाके में शराब के खिलाफ, शराब के धंधेबाजों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई और कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। वैशाली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रुस्तमपुर ओपी के बरियारपुर दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से दर्जनों शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां चोरी छिपे दर्जनों शराब की भट्टियां चलाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम ने कड़ा एक्शन लेते हुए इन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई में लगभग 28,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया, जबकि 345 लीटर चुलाई शराब की बरामदगी की गई है। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी वैशाली की, जहां ड्रोन की मदद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। दरअसल उत्पाद विभाग की तरफ से लगातार ये मुहिम चल रही है और इसी मुहिम के तहत 345 लीटर शराब को ध्वस्त किया गया। दियारा क्षेत्र, बरियारपुर दियारा क्षेत्र में जो रुस्तमपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ छापेमारी की टीम गई थी और काफ़ी कामयाबी भी वहाँ मिला है। लगभग 27,800 के भी ज़्यादा गुड़ जो जिससे शराब तैयार होती है, कच्चा मटेरियल, उसको भी नष्ट किया गया है। 11 भट्टी ध्वस्त की गई है और लगभग 345 लीटर चुलाई शराब जो घटना से नष्ट कर दी गई है। और इसी बीच समस्तीपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जेडीयू नेता पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल डबल मर्डर मामले में जेडीयू नेता पर एफआईआर दर्ज की गई। रामबालक सिंह पर यह आरोप है। रामबालक सिंह समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं रामबालक सिंह। दरअसल 20 फरवरी को पूर्व मुखिया की हत्या हुई थी और इसी के आरोप में पूर्व मुखिया के सहयोगी की भी हत्या की गई और इन दोनों ही मामलों को लेकर जेडीयू नेता रामबालक सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि विभूतिपुर थाना इलाके में देवस्थान के पास बदमाशों ने सिंगिया बुजुर्ग पंचायत की पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह और उनके सहयोगी सत्यनारायण उर्फ मंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विभूतिपुर में समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड को जाम कर दिया था और इसी मामले में जेडीयू नेता रामबालक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं। और अगली खबर आपको मधुबनी से बता दें, जहां नर्तकियों के साथ डांस करते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नर्तकियों के साथ अश्लील हरकत और डांस करने वाला ये व्यक्ति घोगरडीहा प्रखंड के सुदई रतौली पंचायत का मुखिया राम जयपाल और दूसरा शख्स रतौली मिडिल स्कूल का शिक्षक ललित पासवान बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो को देखने वाले लोग मुखिया और शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई बता दें, जहां ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के घर पर छापेमारी चल रही है। माफ कीजिएगा, चीफ इंजीनियर के घर पर यह छापेमारी चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ईडी से जुड़ी हुई। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर यह छापेमारी के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं और ईडी को सर्च ऑपरेशन के दौरान एक देसी डायरी हाथ लगी है, जिसमें वीरेंद्र राम ने कई नेताओं, मंत्री और ब्यूरोक्रेट के नाम लिखे हुए हैं। साथ ही उनसे हुए लेन देन का ब्यौरा भी दिया गया है। सूत्रों के अनुसार डायरी में कट मनी के डिटेल्स हैं और इस डायरी को खंगाला जा रहा है। जांच के बाद भी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें लाखों करोड़ों की डील के बारे में हिसाब लिखा गया है। साथ ही इसमें कई स्थानों पर कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जिसे जानने से कई राज खुल सकते हैं। ऐसे में साफ है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे कई नेता और अधिकारियों की दिल की धड़कनें भी बढ़ सकती है। और देखिए, इधर राजधानी रांची में ईडी की तरफ से लगातार वीरेंद्र के घर पर छापेमारी चल रही है, चीफ इंजीनियर के घर पर, और पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है।
इंजीनियर वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है और कुल मिलाकर 24 ठिकानों पर कल छापा मारा गया। इस दौरान वीरेंद्र राम की ओर से बनाई गई कंपनियों के अलावा 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है। साथ ही भारी मात्रा में जेवरात और करीब 30 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए। ग्रामीण विकास विभाग में तैनात चीफ इंजीनियर के खिलाफ दर्ज घूसखोरी के मामले की जांच के लिए एसीबी ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद 2019 में छापा भी मारा गया था। इसी केस को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पूरे देश भर में 24 ठिकानों पर कल से ही छापेमारी जारी है। इस वक्त मैं अशोक नगर रोड नंबर के 4 पर हूं। आप देख सकते हैं कि 48 घंटे हो गए हैं, ईडी के अधिकारी अभी भी यहां मौजूद हैं और लगातार 24 ठिकानों पर कल से ही छापेमारी की जा रही थी। जिस तरह से जमशेदपुर आवास में लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला, वहीं 30 लाख रुपए के जेवरात भी मिले हैं। ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ दर्ज घूसखोरी के मामले में जिस तरह से ईडी ने पूरे देश भर में 24 ठिकानों पर छापेमारी की है, निश्चित तौर पर जो 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कल ईडी ने जब्त की है, वहीं चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कल से ही यहाँ सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। अरे यही घर है जहां वीरेंद्र राम रहते हैं और यहीं पर मौजूद हैं। लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या आज ईडी वीरेंद्र राम को गिरफ्तार करती है या नहीं, लेकिन फिलहाल वह पुलिस के ईडी के हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। रांची से निरंजन। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के अलग अलग 24 ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है और इसी कड़ी में अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो सामने आई है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 3 अलग अलग जगह की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रांची, जमशेदपुर और साथ ही साथ दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा ये 3 अलग अलग आवास उनके हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान करोड़ों रुपए के गहने, गाड़ियां, जमीन और फ्लैट के कागजात के साथ साथ बेनामी संपत्ति मिलने के अनुमान है। इस दौरान ईडी के अफसर और कर्मचारी एक एक कागजात और दस्तावेज खंगाल रहे हैं। रांची, जमशेदपुर और दिल्ली की ये तस्वीर देख लीजिए जहां चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। और बोकारो से आपको खबर बता दें जहां बर्ड फ्लू फैलने की आशंका व्यक्त की गई है और एहतियातन अब लोगों को ये कह दिया गया है कि वो प्रतिबंधित हैं मांस का सेवन करने के लिए। बोकारो में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने एहतियातन मुर्गा और बत्तख की बिक्री पर रोक लगा दी है और आम लोगों से मुर्गा और बत्तख का मांस नहीं खाने की अपील की है। पिछले 19 फरवरी को लोहांचल के राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में सैकड़ों मुर्गा की मौत हो गई थी और इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई गई। 3 दिन बाद इसकी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें मारे गए मुर्गों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले। ऐसे में बोकारो जिला प्रशासन ने कुक्कुट प्रक्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया है। साथ ही इसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सिविल सर्जन ने इन इलाकों में रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य जांच की बात कही है। और देखिए झुंड से बिछड़कर अलग अलग इलाकों में हाथी उत्पात मचा रहे हैं और ऐसे में इन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और एहतियातन अब सभी जगह धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि वन विभाग के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 10 घंटे के दौरान इस हाथी ने बेड़ो और इटकी में 4 ग्रामीणों की कुचलकर जान ले ली, जबकि हाथी से कुचलकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसका इलाज रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। ये ग्रामीण खेती बाड़ी के लिए घर से निकले ही थे और तभी उत्पाती हाथी आ धमका और एक एक कर चारों को कुचल डाला। गजराज के उत्पात से रांची के गांव में दहशत देखी जा रही है। वो बोले ये गथी गणेश महाराज है, शांत रहो बोल के। फिर उसी टाइम फिर अचानक फिर पहुंच गया और ये उठ के भाग गए और उसको वहीं पर पैर से खून दिया है।
बाकी लोगों को खून दिया? हाँ, बाकी लोगों को खून दिया। ये अचानक तिबाई में भाग गए। अभी इलाज चल रहा है, क्या चाहिए? इलाज चल रहा है, इसको तो पैसा चाहिए, हम लोग गरीब हैं। गांव में पता चला कि पागल हाथी आया है और इधर उधर उथल पुथल मचाने लगा। उसी क्रम में मतलब मेरा पिताजी भी खेत तरफ गए हुए थे, उनको भी पता नहीं था कि वहाँ हाथी है। वो भागने के क्रम में मेरा पिताजी हाथी की चपेट में आ गए और आसपास के गांव के लोगों को 2-3 लोगों को रौंदा है। और इधर राजधानी रांची में हाथियों की तरफ से मचाए गए उत्पात की वजह से पहली दफा धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल हाथियों को वहां से भगाने में काफी दिक्कत हो रही थी और इसी को देखते हुए धारा 144 लगाई गई। रांची के इटकी प्रखंड क्षेत्र में सदर एसडीएम ने धारा 144 लगाई है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। आदेश में ये कहा गया है कि इटकी प्रखंड में अपने झुंड से बिछड़कर एक हाथी घुस आया है और इस दौरान हाथी के कुचले जाने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई है। सदर एसडीएम ने कहा कि हाथी रिहायशी इलाके में है और वन विभाग के अधिकारी उसे निकलने की कवायद में जुटे हुए हैं। हाथी को देखने लोगों की भीड़ एक जगह पर एकत्रित हो जा रही थी और ऐसे में वन विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर धारा 144 लगा दी गई। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ हाथी जो है वो इटकी प्रखंड के अंतर्गत पर्टिकुलरली गढ़गांव और मल्टी में वो रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं, रेजिडेंस माने ग्रामीण इलाकों में घुस गए हैं। और जहां पर अभी तक हमें इटकी प्रखंड से 4 लोगों के इस क्रम में हताहत होने की सूचना है। एहतियात के तौर पर हमने संपूर्ण इटकी प्रखंड क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत की है। वहां 5 या 5 से अधिक लोगों का एक जगह जमा होना। और अगली खबर आपको लोहरदगा से बता दें, जहां हाथियों ने 5 लोगों की जान ले ली और ऐसे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। वित्त मंत्री ने मृतक के परिजनों को 25-25 हजार रुपए और तत्काल राशन की व्यवस्था कराई। वहीं वित्त मंत्री ने आपदा राहत कोष से परिजनों को जल्द 4 लाख रुपए सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सदर अस्पताल में 5 मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सिविल सर्जन जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए। जो 5 जो डेथ हुआ है, जनहित को देखते हुए, उनके संवेदना, उनके दुख को देखते हुए मैंने 5 डेड बॉडी को इमीडिएट मेडिकल बोर्ड से गठन करके 5 को मैंने पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आईओ को सुपुर्द कर दूं। और इधर दिनारा से आरजेडी विधायक के बयान पर अब बिहार में सियासत काफी गर्मा गई है। लगातार उनके बयान पर ये चर्चा हो रही है कि आखिर तेजस्वी यादव को क्या वाकई बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपको बता दें कि विधायक विजय मंडल ने कहा था कि अगले महीने सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे और इस बयान पर जेडीयू नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को नाश करने वाला बयान है। ऐसे नेता महागठबंधन में खटास पैदा करना चाहते हैं, जबकि पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा है कि तेजस्वी से इस तरह की कोई डील हुई ही नहीं है। अगर इस तरह का बयान कोई नेता अगर किसी दल का देता है तो निश्चित तौर से इस बिहार के हित में नहीं है और पार्टी का नुकसान करने वाला है, महागठबंधन का तोड़ने वाला बयान है। अभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटने का कोई सवाल ही नहीं है और इस तरह की कोई कमिटमेंट भी नहीं है। अभी नीतीश कुमार के ही हाथ में सत्ता रहेगी और इस तरह का कोई डील है न इस तरह का कोई बात है। अगर जो बयान दे रहा है वो महागठबंधन को तोड़ने का बयान है और बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लड़ाने का बयान है और ये तय है कि ये करके तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इस प्रकार की बयान न तो ये गठबंधन के हित में है न राज्य हित में है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने स्वयं कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री पद से अभी संतुष्ट हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमारा मिशन है इस सरकार को पुनः महागठबंधन की सरकार बने, भाजपा को यहाँ से हम लोग भगाएं, ये मिशन है। अब इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल बयान दे करके
एक भारी मतलब आपस में एक तनाव पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है। और इधर लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम यानी कि विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा बिखरी हुई नजर आ रही है। उनकी तरफ से किसी तरह के बयान सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अभी लोकसभा चुनाव में काफी वक्त है। क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। ये पोस्ट अलायंस चुनाव होने के बाद किससे दोस्ती होगी, लाइक माइंडेड कौन होंगे, कौन नागालैंड की भलाई चाहते हैं या प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ेंगे, देखेंगे। इसके बाद भी अलायंस की बात करेंगे सर, जिस तरह नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि ऑल पार्टी अलायंस चाहिए, वो देखेंगे, अभी बहुत दूर है। और देखिए इधर कांग्रेस के बयान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानियों को बढ़ा दिया है, उनकी चिंता को बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी चुटकी ले रही है तो कांग्रेस अपने अध्यक्ष का बचाव करती नजर आ रही है। नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी ने फिर से झटका दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या तय होगा बाद में देखा जाएगा। तो नीतीश बाबू अब तो प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार आप नहीं होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं। मैंने देश के व्यापक हित में बिहार में महागठबंधन का जो प्रयोग किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई, वैसे गठबंधन का आकार रूप पूरे देश व्यापी हो, इसमें कांग्रेस को पहल करना चाहिए। मर्जी अपनी अपनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2024 के चुनाव में अभी चूंकि समय है, तो ये सब नीतिगत बातें उचित समय पे ही तय होती है। नीतीश जी ने भी कहा कि कांग्रेस को पहल करनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी और खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी तो लगातार समान विचारधारा के पार्टी के नेताओं के साथ मिलते रहते हैं, उनको एकजुट कर। अध्यक्ष खड़गे साहब का बयान कि 24 में अभी वक्त है, तो स्वाभाविक तौर पर वक्त है, पूरा तेजी पड़ा हुआ है। कांग्रेस से कई कार्यक्रम चल रहे हैं, रायपुर से लेकर कई राज्यों में महागठबंधन काम कर रहा है, देश हित में कुरमा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तो इस छतरी के अंदर है ही है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेनी चाहिए कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। ये पूरी तरह से लोगों ने कमर कस लिया, देशवासियों ने। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दी, जहां 2 दिन पहले हुए महिला गोलीकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल महिला का बेटा भी एक कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए ये बात सामने आई कि गैंगवार में महिला पर हमले की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जख्मी महिला चंद्रकला देवी का बेटा जॉनसन भी कुख्यात अपराधी है। घायल महिला की बेटी के मुताबिक टॉफी नाम के किसी शख्स ने घर में घुसकर गोली चलाई थी और पुलिस ने बताया कि जॉनसन और टॉफी में पहले से विवाद चला आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। टॉफी भैया मतलब अंदर घुसे थे, फिर इसका मतलब 3 बार फायरिंग किए थे, तीसरा गोली मम्मी को लगा था। नहीं हल्ला नहीं किया, फिर हल्ला मतलब किए तो सीधे चले गए, डर गए थे, देखे तो अचानक से डर गए, फिर चले गए, भाग गए। अच्छा, और भी हवाई फायरिंग हुआ, आसमान में भी फायरिंग किया गया था? नहीं, आसमान में नहीं। उन्हीं को मारने के आए थे? हाँ, उन्हीं को मारने आए थे। देखो, उनका जो पुत्र है जॉनसन नाम का, वो अपराधी प्रवृत्ति का लड़का था और पहले भी वो कई कांडों में रहा है और वर्तमान में अभी जमानत पर मुक्त है। तो उसी संदर्भ में ये घटना कारित होना लगता है और आगे अनुसंधान में भी पता चल पाएगा आगे की बात। और समस्तीपुर में अमरजीत जयकर का गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अमरजीत ने गाना गाकर सोशल मीडिया पर डाला और कई सारे बॉलीवुड के अभिनेत्री और अभिनेता भी उनके गाने को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरजीत ने हाल ही में जान तुम्हें देंगे गाना गाया था और इसके बाद उनके इस वीडियो को अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने 21 फरवरी को शेयर किया।
वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगा था, दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। हो 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 हो। जो भी कहना न था वो भी कहने लगे, जो भी सुनना न था वो भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।